हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। आज है 7 जून और स्टार्ट करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ का एनालिसिस जो कि हमने अलग अलग सोर्सेज से जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, मिंट और बाकी जगह से लिया है। स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ के साथ जो कि एक एक्सरसाइज से रिलेटेड, रिम पैक एक्सरसाइज। फुल फॉर्म क्या है? रिम ऑफ द पैसिफिक। पैसिफिक के कुछ नेशंस आके मिलकर ये एक नेवल एक्सरसाइज करते हैं। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज। अराउंड 29 नेशंस आके मिलेंगे। कहाँ पे? हवाईयन आइलैंड्स में। ठीक है। थीम क्या रही? पार्टनर्स इंटीग्रेटेड एंड प्रिपेयर्ड। ऑल द पार्टनर्स आर इंटीग्रेटेड एंड प्रिपेयर्ड फॉर एनी अर्जेंसी दैट माइट अकर इन फ्रंट ऑफ देम। ये 29th नंबर की ही एक्सरसाइज है। 29 नेशंस और 29th नंबर की ही एक्सरसाइज है। स्टार्ट कब हुई थी? तो 1971 में। सिंपल सी बात है, याद रखनी है। ये कुछ टाइम में स्टार्ट होगी वाली एक्सरसाइज और इंडिया से भी गई वहाँ पे हमारी नेवल फोर्स की कुछ पार्ट। गोल क्या होता है कि टू प्रमोट अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, और कोऑपरेशन वगैरह बिल्ड हो, ट्रस्ट वगैरह बिल्ड हो, while strengthening their collective forces to bolster security across the world's oceans। तो बेसिकली अच्छे से कॉपरेट वगैरह करके सिक्योरिटी वगैरह एनहांस की जा सके, यही गोल रहता है। अनडाउटेडली इंडियन नेवी विल ऑल्सो पार्टिसिपेट। इंडिया की तरफ से डिप्लॉय होगा इंडिजिनस स्टेल्थ फ्रिगेट INS, इंडियन नेवल शिप शिवालिक। ठीक है, सिंपल है, याद रहेगा। पढ़ते हैं गोल्डन राइस और प्रीति ब्रिंजल पे। इनसे रिलेटेड क्या न्यूज़ रही? तो बेसिकली फिलीपींस जो है वहाँ के कोर्ट ने रूल किया कि भाई ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस है और प्रीति ब्रिंजल है, इनको यूज़ नहीं किया जाएगा फॉर कमर्शियल पर्पस, क्योंकि इनकी सिक्योरिटी सेफ्टी का कुछ भरोसा नहीं है। इनका क्या इम्पैक्ट पड़े हमारे इन्वायरमेंट पे, हमारी ह्यूमन हेल्थ पे। तो उन्होंने ये ऑर्डर दिया कि भाई ये जो गोल्डन राइस और प्रीति ब्रिंजल है, इनका जो है कमर्शियल पर्पस से यूज़ करना बंद किया जाए। मुद्दे की बात यह है कि फिलीपीन ही पहली कंट्री थी जिन्होंने वर्ल्ड वाइड में जिन्होंने गोल्डन राइस का कमर्शियली अप्रूव किया था सबसे पहले, जिसे गोल्डन राइस को लोकली मालूसोग राइस भी बोलते हैं। तो पहले इन्होंने ही यहाँ किया था, लेकिन अभी इन्हें लग रहा है क्योंकि प्रोटेस्ट वगैरह दिखाया फार्मर्स वगैरह ने, तो इन्हें लगा सही बात है यार, जब इसके इतने सेफ्टी कंसर्न्स हैं इन्वायरमेंट में या फिर कहीं और पे भी, तो क्यों हम इस चीज़ को अलाउ करें। ठीक है, उसके बारे में ही थोड़ा पढ़ लेते हैं। अब अलाउ क्यों किया था पहले? तो पहले इसलिए अलाउ किया था कि टू कॉम्बैट चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस। काफ़ी बच्चे में विटामिन ए की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है यहाँ पे साउथ एशियन रीजन्स में या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में। फिलीपींस भी उनमें से एक है। तो उसमें एक चीज़ होती है बेटा कैरोटीन, जो कि उसमें ऐड ऑन की जाती है। एक पिगमेंट होता है जो कि बॉडी में जाके विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि चाइल्ड ब्लाइंडनेस वगैरह टैकल की जा सकती थी। इसलिए इसे अलाउ किया गया था, लेकिन बाद में जब लगा कि इसके तो सेफ्टी कंसर्न है, कुछ भरोसा नहीं है, तो इसको वापस अभी बोला गया कि इसका यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है। गोल्डन राइस हैज़ अ ब्राइट येलो ऑरेंज कलर विच इट गेट्स फ्रॉम एडेड बीटा कैरोटीन, अ पिगमेंट दैट इज कन्वर्टेड टू विटामिन ए इन द बॉडी। विटामिन ए बहुत ज़रूरी होता है फॉर फंक्शनिंग ऑफ आर इम्यून सिस्टम, विजन देखने के लिए, आइज़ वगैरह के लिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। ये जो राइस की वैरायटी थी ये डेवलप की गई थी फिलीपींस बेस्ड इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा और फिलीपींस के राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। दोनों ने मिलके इस राइस वैरायटी का डेवलप किया था। जो ऑर्डिनरी राइस होता है उसमें तो देखो बीटा कैरोटीन जो होता है प्लांट में होता है, ग्रेन में नहीं होता। प्लांट में होता है, ग्रेन में नहीं होता। लेकिन इसमें हमने ऐड ऑन किया था जिससे वो गोल्डन राइस बना था। और गोल्डन बीटा इन गोल्डन राइस बेटा कैरोटीन इज प्रोड्यूस्ड इन द ग्रेन इटसेल्फ। तो ये डिफरेंस था। बट देयर आर कंसर्न्स अबाउट इट्स इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, ह्यूमन हेल्थ एंड हेंस द कोर्ट रूल्ड अगेंस्ट इट। वहीं पे अगर बीटी एग प्लांट है, ब्रिंजल की बात करें तो उसे डेवलप किया गया था बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ द फिलीपींस लॉस बैनोस UPLS, और इसे इंजीनियर किया गया था कि भाई काफ़ी पेस्ट वगैरह की प्रॉब्लम्स थी और प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं हो पाती थी, तो उससे डील करने के लिए इन्हें बनाया गया था। लेकिन अब इनका भी यूज़ जो है उन्होंने कहा कि नहीं होगा। और इंडिया की बात करें तो भाई देखो ये तो ऑलरेडी बैंड है कि खाने की चीज़ें जो होंगी
वो जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं होंगी। तो ये हमारे यहाँ तो ऑलरेडी बैंड है क्योंकि सेफ्टी कंसर्न से, ऑफ कोर्स सेफ्टी पहले आती है हमारी, प्रोडक्शन वगैरह तो बाद में भी देख लेंगे। सो ये था गोल्डन राइस और बीटी ब्रिंजल, जिनको कि फिलीपींस की कोर्ट ने मना कर दिया कि कमर्शियल यूज़ नहीं होगा। सिंपल सी थी, आई होप क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं इंदौर पे। तो देखो, हम जब वोट डालने जाते हैं तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का नाम होता है वहाँ पे जिसे हम वोट दे सकते हैं, और लास्ट में नोटा का ऑप्शन होता है, यानी कि नन ऑफ द अवेलेबल। मतलब कि ऊपर जितने भी कैंडिडेट हैं, हमें कोई सा भी पसंद नहीं है, हमें किसी को नहीं देना, हम तो चूज़ करेंगे कि हम किसी को भी नहीं देंगे, तो वो होता है नोटा का ऑप्शन। तो इंदौर में क्या हुआ कि रिकॉर्ड टूट गया, नोटा को अभी तक के सबसे ज़्यादा वोट्स मिले, यानी कि दूसरे कैंडिडेट से ज़्यादा नहीं मिले, तो बीजेपी के कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा थे यहाँ पे। लेकिन नोटा को अभी तक जितने भी इलेक्शंस में जितने भी वोट मिलते आए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा वोट मिले, अराउंड 1.28 लाख वोट्स। तो रिकॉर्ड टूट चुका है। इसके पहले बिहार के गोपालगंज में था ये वाला रिकॉर्ड इसका 51,000 समथिंग वोट्स का, और अब 1 लाख को भी पार कर चुका है। ठीक है, सो ये अभी तक का हाईएस्ट एवर नोटा नंबर है फॉर एनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। जनरल इलेक्शंस में ये नोटा का ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम इन द जनरल इलेक्शंस ऑफ 2014। क्योंकि भाई देखो, कभी कभार लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं, तो उनके पास होता है एक राइट टू रिजेक्ट, क्योंकि ज़रूरी नहीं हो कि उन्हें एक कैंडिडेट चूज़ करना ही पड़े। सो ये ऑप्शन देने के लिए नोटा इंट्रोड्यूस किया गया था, नन ऑफ द अवेलेबल, नन ऑफ द अबाव। ठीक है, सो ये वोटिंग ऑप्शन होता है ऑन द बैलेट दैट अलाउज वोटर्स टू इंडिकेट डिसअप्रूवल ऑफ ऑल कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स विदाउट चूजिंग एनी ऑफ देम। इसका मतलब ये होता है कि हम कोई सा भी कैंडिडेट जो भी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं उनमें से किसी को भी चूज़ नहीं करना चाहते। ठीक है, असेंबली इलेक्शंस में ये पहले 2013 में यूज़ हुआ था, जब 5 स्टेट्स में इलेक्शन हुए थे, जैसे कि छत्तीसगढ़, मिज़ोरम, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, और बाद में 2014 के इलेक्शंस में, जनरल इलेक्शंस में इसका यूज़ हुआ था नोटा का। सो सिंपल सा था, आई होप समझ में आ गया होगा। अब मान लो कोई अगर ऐसा केस होता है कि भाई बाकी कैंडिडेट्स से भी ज़्यादा नोटा को वोट्स मिल जाते हैं, क्योंकि इसमें केस में तो ये हुआ कि बीजेपी के वो कैंडिडेट को ज़्यादा मिले और उसके बाद नोटा वाले को इस तरह से मिले। ठीक है, अगर मान लो नोटा को ही सबसे ज़्यादा मिलते तो क्या होता, क्या कोई सा भी कैंडिडेट चूज़ नहीं होता क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर नोटा को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं तो उस केस में उसके बाद जिस भी व्यक्ति को ज़्यादा वोट मिले हो सेकंड नंबर पे, उसे विनर घोषित कर दिया जाता है, ये मतलब होता है। तो बेसिकली नोटा के वोट्स का कोई वैल्यू नहीं होता, बस वो एक एज एन ऑप्शन दे दिया कि किसी को अगर कोई भी कैंडिडेट नहीं चुनना तो वो नोटा के बटन को दबा सकता है, ये बात है सिंपल सी। सो इलेक्शन कमीशन ने क्लैरिफाई कर दिया था कि वही वोट्स जो कास्ट होते हैं नोटा पे, दे काउंट तो होते हैं भाई वो, लेकिन वो इनवैलिड वोट्स होते हैं, उनकी वैल्यू नहीं होती, हालांकि काउंट होता है उनका। ठीक है, एंड इवन इफ नोटा गेट द मोस्ट नंबर ऑफ वोट्स इन a constituency, the next candidate with the second most number of votes is declared winner। अगर उसके ज़्यादा वोट होंगे तब भी जो दूसरा कैंडिडेट होगा जिसको दूसरे नंबर के ज़्यादा वोट मिलेंगे उसे ही विनर घोषित कर दिया जाता है। सो नोटा को जो वोट मिलते हैं वो कोई भी चेंज नहीं लाते इन द आउटकम ऑफ इलेक्शन, भले ही बहुत सारे भी मिल जाएं तो भी कोई चेंज नहीं आएगा इलेक्शन में। ठीक है, सो ये सिंपल सी बात थी, आई होप क्लियर हो गई होगी नोटा से रिलेटेड कि इंदौर की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी और वहाँ पर रिकॉर्ड ब्रेक हो गया। इसके पहले गोपालगंज का था और नोटा का मतलब समझ लिया हमने, और पहले कब इंट्रोड्यूस किया गया था और अगर ज़्यादा वोट मिल जाए तो कितना रेलेवेंस है। फिर बढ़ते हैं एक इम्पॉर्टेंट डे की तरफ। अब देखो, वैसे तो यूपीएससी वगैरह एग्जाम में इंपॉर्टेंट डे बहुत रेयरली पूछते हैं, मगर क्योंकि इस बार फूड सेफ्टी की काफ़ी बात हो रही है, क्योंकि हमारे जैसे जो एमडीएच वगैरह के या एवरेस्ट वगैरह के मसाले थे वो भी बाहर वाली कंट्रीज़ ने मना कर दिया कि हम इन्हें इंपोर्ट नहीं करेंगे, और इसी तरह से बहुत सारी जगह पर फूड सेफ्टी से रिलेटेड न्यूज़ आई। तो हम एक बार पढ़ लेना चाहिए कि फूड सेफ्टी डे आता कब है। तो आता है जून 7 को, और यह मनाया जाता है ये बताने के लिए कि साफ शुद्ध सात्विक भोजन खाना कितना ज़रूरी है और कंटामिनेटेड
फूड या वाटर से हमारी हेल्थ को कितने ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। थीम रही फूड सेफ्टी, प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, सिंपल सी थी, आई होप याद रहेगा। सो याद कैसे रहेंगे, देखो हमें सात्विक भोजन खाना चाहिए ना, सात्विक से 7, छी नहीं होना चाहिए, यानी कि 6 यानी जून, तो 7 जून को आता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। सिंपल था, आई होप क्लियर होगा। एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।